Welcome to Shriram's IAS. So today in our series of one PYQ a day, we are going to take up history section, okay, which is part of your GS1. Okay, as you all know that prelims result has been recently announced. So after that, you all need to rush towards mains preparation who all basically cleared the prelims. और जिन लोगों का नहीं भी निकल पाया है उन लोगों के लिए भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीरीज उनके लिए? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां तक प्री में केस होता है वहां पर क्या होता है, आपको ट्रेंड बताते हैं, थीम्स बताते हैं. लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस का पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर पार्ट इट बेसिकली टेल्स यू हाउ टू राइट एन आंसर एंड विच क्वेश्चंस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. Okay, so without wasting any time, let's move to the question of the day, which is from 2024 UPSC CSE mains. Okay, and that question is basically underline the changes in the field of society and economy from the Rig Vedic to the later Vedic period. It's a 10-mark question and basically you need to write answer in 150 words. It's a very straightforward question. Okay, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कंसीडर लो हैंगिंग फ्रूट. ठीक है, और जब से लो हैंगिंग फ्रूट आप मान के चलोगे तो कई बार ये हो सकता है कि आप ध्यान न दें कि किन चीज़ों पर, किन पर्टिकुलर सेक्शंस को और किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये है टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग और द रियल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, underline the changes. Okay, this is the basic demand of this question, and what changes need to be underlined? These changes in the field of society and economy. तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि when you go through these kind of questions you need to understand कि कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स और कौन से पर्टिकुलर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लो पहले ही. तो इन चीजों को मार्क कर लो, अंडरलाइन द चेंजेस, ये तो रियल डिमांड ऑफ क्वेश्चन है. एंड which areas need to be pondered? The areas are society and economy from the Rig Vedic to the later Vedic period. Okay, now see, Rig Vedic period to later Vedic period, as you all know कि 1500 BC से लेके 1000 BC तक is usually considered as the early Vedic period or Vedic period. Okay, and from 1000 to 600 BC it is considered as later Vedic period. Now what basically is the difference between both of these periods that you need to understand? अर्ली वैदिक में उस टाइम पे आर्यंस नए नए आए थे, एज पर द अंडरस्टैंडिंग वी हैव एंड एज पर द बुक्स विच वी हैव इट मेंशंस देम. और लेटर वैदिक पीरियड जो है उसके अंदर बेसिकली जो आर्यंस थे वो गैंगेटिक वैली की तरफ बढ़े थे. उसके पहले वो सप्त सिंधु तक सीमित थे और उसके बाद वो गंगा यमुना डोआब की तरफ बढ़ चुके थे. ओके, तो ये एक बेसिक मूवमेंट था उनका फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, पर ये तो ज्योग्राफिकल मूवमेंट हुआ. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड. तो इस कारण से इस एरा के बारे में यूपीएससी वैसे भी कई बार कई सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है, जो कि हम सीरीज में आगे चल के भी देखेंगे. नाउ लेट्स लुक इनटू द answer to this question or the approach which you all should be having while solving or writing the answer to this particular question. देखिए इसमें मैं अगेन आपको ये बता दूं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन ईजी है लेकिन 150 वर्ड लिमिट से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना इन योर आंसर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हाउ विल यू, एज यू ऑल नो, स्ट्रक्चरिंग जो आंसर की होती है और पिछले क्लासेस में भी जो पॉलिटी और ज्योग्राफी की हुई है उसमें जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हु हैव टेकन इट अप दे माइट हैव टोल्ड यू, बट स्टिल मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखने के बाद मेंस का जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए वो तो हमने सबसे पहले बात की, अंडरलाइन द चेंजेस और ये दो कीवर्ड्स. नाउ व्हाट टू डू? नाउ बेसिकली व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू राइट नाउ इज इंट्रोडक्शन, body and conclusion. This is the basic answer structuring. अब इन तीनों के अंदर किन चीजों को मेंशन करना है ये है इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है इसके अंदर. सी, इंट्रोडक्शन इसमें बहुत तरीके के हो सकते हैं. यू कैन go towards a creative introduction also, but what I would suggest you is that कि बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स होने वाले हैं उनका एक क्विक समरी जो है
समरी भी नहीं कहूंगा बिकॉज वो कंक्लूजन का पार्ट होता है, बट उनका क्विक इंट्रोडक्शन जो है वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि आप जो सोसाइटी और इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स विच आर गोइंग टू मेंशन इन द बॉडी ऑफ द आंसर, विच आर गोइंग टू बी बेसिकली कि पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, या फिर कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी कैसे किस तरीके की थी, इस तरह की बातें, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके का था। तो ये चीजें जो हम बॉडी ऑफ द आंसर के अंदर, या फिर जो रियल आंसर है जो कि अंडरलाइन द चेंजेस की बात कर रहा है, उस टाइम पे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो बिफोर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंशन दोस थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन। See, I'm not going to write you the model introduction to this particular question. This you need to do on your own. जैसे कि हमारे प्रैक्टिस चल रहा है कि हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद we ask you all to write the answer and then we present you this particular video through which you can verify whether the direction in which you were thinking about the question was right or not. So इसलिए मैं ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी समझता हूं कि इंट्रोडक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। इसके अंदर की आप ये भी कर सकते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पर लेटर वैदिक से वैदिक की तरफ चेंजेस आए, इनको एक छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर यू कैन टेल देम अबाउट इट इन इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने जस्ट बताया सोशल सर्टिफिकेशन की बात की, अब जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो किस तरीके से पेस्टोरल और सेमी नोमैडिक जो तरीका था इकोनॉमी का, वो किस तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा था। ओके, तो ये चीजें आप बता सकते हो। और इस तरीके से यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन का सिस्टम किस तरीके का था। तो ये कुछ चीजें आप इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो, जो कि आगे बॉडी में आप इन डिटेल एड्रेस करोगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि साथ ही साथ क्रिएटिव भी हो सकता है कि हाँ आर्यन जो है उनका जो मूवमेंट है विद सम नोवेल टर्म्स और विद सम नोवेल्टी, यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन अ क्रिएटिव मैनर दैट from the beginning of the times you can write in this fashion also, which is of course suitable for essay, but in this kind of question to add value to it, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ जो है डिफिकल्टी है नहीं एड्रेस करने में। तो किस तरीके से आप एक नोवेल्टी ला सकते हो, तो उसका तरीका यही है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा फ्लावरी हो सकता है, ऑर्नामेंटल हो सकता है, विच कैन हेल्प यू इन फेचिंग 0.5 मोर मार्क्स। लेकिन अगर ये सब नहीं भी आ रहा है तो सबसे जो सरकारी तरीका है वो यही है कि आप जो भी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में चेंजेस बॉडी ऑफ द आंसर में डिस्कस करने वाले हो और एक्सप्लेन करने वाले हो, उसके केवल जो हेडिंग सब हेडिंग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल सर्टिफिकेशन हो गया या फिर अर्बनाइजेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे मेंशन कर दो इंट्रोडक्शन में कि इस तरीके के ट्रांजिशंस आए थे, इस तरह के चेंजेस आए थे, और आप उसे अंडरलाइन कर रहे हो थ्रू योर इंट्रोडक्शन। Okay, so this is how you need to write the introduction to this particular answer. Now let's come to the most important part of this question, which is the body of the answer. Now see what to do in the body of the answer. See, body of the answer जो है इसका, ये बेसिकली दो पार्ट्स में बटेगा। ओके, एक बटेगा ये सोसाइटी में और दूसरा इकोनॉमी में। कोई तिलिस्म नहीं है इसमें, देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट दैट कि इसमें सोसाइटी और इकोनॉमी दो तरह के टर्म्स मेंशन होंगे, बिकॉज वो तो क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया गया है। ओके, कि आपका ये डिमांड है क्वेश्चन का कि अंडरलाइन द चेंजेस इन दीज टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम द वैदिक पीरियड और द अर्ली वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अब जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो किस तरह के चेंजेस आए थे सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले तो पहला चेंज जो था वो फैमिली ओरिएंटेड चेंज था। Now what is the change about the family? Now family जो थी वो initially you can say that it was patriarchal by nature, which of course उसके बाद भी रही, लेकिन जो ये patriarchal nature है इसके अंदर एक certain level of equality थी। ओके, एक certain level of equality थी बिकॉज उस टाइम पे जो वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हो रहा था तो इतनी रिजिडिटी नहीं आई थी एक फैमिली के अंदर। Okay, but then what happened? Basically, family structure changed during later Vedic period. How it changed? It became very rigid. और कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ फैमिली है उसके पावर्स और ज्यादा सेंट्रलाइज हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज एक जॉइंट फैमिली सिस्टम आ गया था, जिसकी जरूरत क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, जब एग्रीकल्चर करोगे आप और इतना बड़ा एरिया, यू विल हैव टू एम्प्लॉय वॉट एवर यू हैव ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर एग्रीकल्चर, तो उस टाइम पे जॉइंट फैमिली जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती थी। इस कारण से जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो पेट्रियार्कल और स्मॉल फैमिली से बढ़ के आपका जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़ गया था। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया फैमिली का। और नाउ व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? सेकंड एस्पेक्ट इज बेसिकली अबाउट पोजीशन ऑफ विमेन।
नाउ सी इन अर्ली वैदिक पीरियड पोजीशन ऑफ वुमेन जो था, देखो पोजीशन ऑफ वुमेन आप जान रहे हो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो पोजीशन ऑफ वुमेन कोई इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल पोजीशन ऑफ वुमेन जो था इन अर्ली वैदिक वो स्टिल अ बिट रिस्पेक्टेबल। हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज लोपामुद्रा और इस तरह के जो वी कैन से पोएटेस हैं, कवियत्री हैं, उनके बारे में मेंशन हो रखा है इन अर्ली वैदिक पीरियड। उसके अलावा सभा और समिति में कहीं ना कहीं वुमेन को पोजीशन दिया जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था ये फ्रॉम अ टॉलरेंट और वी कैन से इक्वालिटी का, पार्शियल इक्वालिटी का जो सिस्टम था, ये ट्रांजिट कर गया इनटू पोजीशन ऑफ वुमेन, जिसके अंदर की जो वुमेन है उसके पास द्विजा के राइट्स ही नहीं रहे। द्विजा क्या होता है? टू बॉर्न, बेसिकली पढ़ने के राइट्स ये सब ले लिए गए, ये उनको नहीं मिले, उनसे छीन लिए गए। और जस्ट लाइक जो लोअर कास्ट है जिस तरीके से उनको पढ़ने की सुविधाओं से वंचित रखा गया, वैसे ही वुमेन को भी ऐसी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो बेसिकली इन द लेटर वैदिक पीरियड द पोजीशन ऑफ वुमेन डिटेरियोरेटेड। ओके, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया पोजीशन ऑफ वुमेन। नाउ व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? अदर थिंग्स इज कास्ट सिस्टम। नाउ व्हाट अबाउट कास्ट सिस्टम? सी इन अर्ली वैदिक पीरियड ऑफ कोर्स वर्णा सिस्टम वाज देयर। वर्णा सिस्टम तो आ ही गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम था, ये वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। जो पढ़ाता था या फिर जो ऐसे काम करता था इसमें बुद्धि का प्रयोग ज्यादा है, वो तो खैर सब में होता है, लेकिन पढ़ाने के काम खासकर या रिचुअल्स करने के काम जो है वो ब्राह्मण वर्ग करता था, लड़ने का काम क्षत्रिय वर्ग करता था, एग्रीकल्चर और बाकी चीजें जो हैं वो वैश्य वर्ग करता था, और सबसे नीचे वाले वर्ग में शूद्र हुआ करते थे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वर्ण सिस्टम था इसमें रिजिडिटी नहीं थी। किस तरह की रिजिडिटी नहीं थी? कहने का मतलब ये कि सपोज करो जो एक वर्ण में आ गया इंसान वो दूसरे वर्ण में ट्रांसफर कर सकता था थ्रू हिज और हिज एफर्ट्स। बट व्हाट हैपेंड इन लेटर वैदिक पीरियड? ये जो वर्ण सिस्टम था ये बहुत रिजिड हो गया। ये रिजिड हो गया, काफी रिजिड हो गया। क्यों रिजिड हो गया? कि एक तरीके से द पीपल हु स्टार्टेड फॉलिंग इन द higher caste or started coming from the higher caste or from the higher strata of Varna system, they basically inculcated कि ये एक तरीके से जन्म से कास्ट जो है वो डिसाइड हो जाएगी। तो ये रिजिडिटी जो है ये आ गई थी, जिस कारण लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो और ज्यादा रिजिड हो गया था, जो कि वो इनिशियल अर्ली वैदिक में नहीं था। इसके अलावा असेंबलीज। नाउ व्हाट अबाउट असेंबलीज? असेंबलीज में सभा और समिति आता है। तो सभा और समिति जो था, सभा और समिति जो असेंबलीज थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सभा और समिति थी वो डेमोक्रेटिक बाय नेचर थी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। इन द अर्ली वैदिक पीरियड काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, देयर ओपिनियन यूज्ड टू मैटर। बट व्हाट हैपेंड इन द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जो किंगशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, मोनार्की जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट सभा और समिति इनका जो रेलेवेंस है वो कम होता चला गया। आप देख रहे हैं किसे सेंट्रलाइजिंग फीचर्स आ रहे हैं, तो वैसे सेंट्रलाइजिंग फीचर्स जो हैं वो सभा और समिति के केस में भी आए थे, जो कि असेंबलीज थे थ्रू विच legislative process used to be executed or legislative process used to be undertaken during early Vedic time, and its sheen, इसकी जो चमक थी वो कम होती चली गई in the later Vedic period. Okay, lost its relevance because monarchy या फिर किंगशिप वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ओके, गॉट इट? नाउ दिस इज अबाउट द असेंबलीज। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन इज बेसिकली अबाउट वी कैन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ व्हाट अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस? जो अर्ली वैदिक था उसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे वो थोड़े टॉलरेंट थे बाय नेचर, इतने रिचुअलिस्टिक नहीं थे, इतने आडंबर नहीं थे उनमें। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? आडंबर जुड़ते चले गए, क्योंकि ऋग्वेद के बाद के जो वेद है और ऋग्वेद भी हो गया जो, उनके जब वो लिखे जाने लग गए तो उसके अंदर जो रिचुअल्स है वो और ज़्यादा टफ होते चले गए, और ब्राह्मण्स का रोल भी उसमें बढ़ता चला गया, और एक इंटरमीडिएटरी का लोड बढ़ने के कारण एक तरीके से वो काम जो है या रिचुअल्स जो है वो और ज़्यादा टफ हो गए।
ओके, सो दैट्स व्हाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर भी यू कैन फाइंड कि सर्टेन काइंड ऑफ रिजिडिटी आ गई थी। ओके, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर भी इस तरह की चीज आ गई थी। नाउ व्हाट अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या हुआ था? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है किस तरीके से एक सोसाइटी जो है वो अलग अलग स्ट्रेटा में बटी हुई है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में चूंकि उस टाइम पे आर्यंस जस्ट आए थे तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन था ये भी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी थी इसके अंदर। वन कुड इजीली मूव और एटलीस्ट रिलेटिवली इजीली मूव फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोशल स्ट्रेटा टू अनदर सोशल स्ट्रेटा। बट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इन द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो ट्रांजिशन की फ्लेक्सिबिलिटी थी ये कम होती चली गई। ओके, सो अनदर पार्ट वाज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन व्हिच अगेन, नाउ you all might be asking that what is the difference between social stratification and caste system? See, caste system is more about कि आप क्या काम करते हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अबाउट सोसाइटी में स्टेटस क्या है, जिसमें इकोनॉमी का भी रोल आ जाता है। Are you getting me? So that's why this particular thing is different from caste system, but the nature of both these things were similar, or we can say the underlying changes were similar in caste system as well as social stratification. So that's why these all points you are supposed to mention in the social aspect or society aspect of this particular question. Got it? Now, what about the economy aspect? Okay, now in the economy, इकोनॉमी के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर या अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? तो सबसे पहले तो जो इकोनॉमी का टाइप था वो चेंज हो गया। टाइप क्या था इकोनॉमी का? जो टाइप था इकोनॉमी का वो था सेमी नोमैडिक या फिर पेस्टोरल। ओके, सेमी नोमैडिक या पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या? बेसिकली कि आप किस तरीके से मवेशी जो है उनको चराते हैं। तो मवेशियों के अराउंड, या फिर उस टाइम पे काउ वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके अराउंड जो था वो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी जो था वो बेस था। बट व्हाट हैपेंड इन लेटर वैदिक पीरियड? In later Vedic period, agriculture came into action. Now, how agriculture is different from semi-nomadic or pastoral? It is very much different. Agriculture के अंदर टेक्निक लगती है, एक टेक्नोलॉजी लगती है, उसके अंदर आप कुछ उगाते हैं, ठीक है। वो उगाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि जो गंगा यमुना डोआब था वो उस रीजन के अंदर कृष्ण अयास, कहने का मतलब आयरन मिल जाने के कारण वहां के जंगलों को साफ कर पाए वो लोग। और जब साफ कर पाए तो गंगा यमुना डोआब की जो फर्टाइल लैंड था दैट वाज एक्सेसिबल फॉर आर्यंस देन, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू डू एग्रीकल्चर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। Okay, this was the reason because of which the economy type changed from semi-nomadic pastoral to agriculture. Got it? So the first point is very much important. Now, second one, land ownership. What about land ownership? See, land ownership जो था लैंड ओनरशिप का पंगा ये था कि इन अर्ली वैदिक पीरियड कहीं ना कहीं कम्युनिटी का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, कम्युनिटी के बेसिस पर लैंड को देखा जाता था। अब इसको आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मत जोड़िएगा, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की। ओके, एक साथ काफी ज्यादा जो ट्राइब्स थे दे मूव टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ऑल दीज प्लेसेस, और पर्शिया यहाँ से वो मूव किए थे। सो देयर वाज रिक्वायरमेंट कि हर चीज जो है वो कम्युनिटी के लेवल पे देखी जाए। देयर वाज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ कम्युनिटी व्हिच कैन से ओनरशिप ओवर द लैंड एंड ऑल। बट ये जो तरीका था, ये तरीका जो था वो लैंड ओनरशिप का, वो थोड़ा सा वी कैन से इंडिविजुअलिस्टिक हो गया ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। कैसे हो गया? क्योंकि ओनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर गांव का जो सरदार है या ट्राइब का सरदार है या फिर जो राजा है उसके तरफ ओनरशिप बढ़ती चली गई। और फिर एक तरीके से पेमेंट भी जो है वो लैंड ग्रांट्स के थ्रू ये सब करना, वैसे तो वो लेटर पार्ट का है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ ये सब चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई इन द लेटर वैदिक पीरियड इटसेल्फ। ओके, सो नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑक्यूपेशंस में क्या चेंज आया? सी, ऑक्यूपेशंस में बेसिकली जो लोग पहले वी कैन से कि मवेशी चराने में या पेस्टोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो ऑक्यूपेशन में चेंज आया है
जो कि कैटल रियरिंग में इन्वॉल्व थे, कैटल रियरिंग में इन्वॉल्व थे, तो वो कहीं ना कहीं से ट्रेड की तरफ बढ़ गए। कैसे ट्रेड की तरफ बढ़ गए? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में तो एग्रीकल्चर ही नहीं था, उसके बाद एग्रीकल्चर आया तो ट्रेड सरप्लस। एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड कैसे हो पाएगा? जब अनलेस यू हैव सरप्लस। आपको 100 केजी अनाज की जरूरत है अपने खुद के भरण पोषण के लिए, खुद खाने पीने के लिए 100 केजी अनाज की जरूरत है। आप 120 उगाओगे तो जो ये 20 है इससे ही आप ट्रेड कर पाओगे। आर यू गेटिंग मी? सो ये एक तरीके का जो आपका ऑक्यूपेशन था वो इस तरीके से चेंज हो पाया कि ट्रेड में बदल पाया और क्राफ्ट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि सरप्लस जब हुआ ट्रेड का तो कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट है उसकी वैल्यू भी जो है मार्केट में बढ़ी, और इस तरीके से ट्रेड बढ़ने के कारण क्राफ्ट को भी एक तरीके से पुश मिला। ओके, तो ऑक्यूपेशन भी जो है वो कैटल रेडिंग से ट्रेड या फिर वी कैन से क्राफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। वर्कशॉप्स खुल गए बहुत सारे, उसके अंदर सामान बनने लग गए, तो ये सारी की सारी चेंजेस आए थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेटल कौन सा यूज होता था, क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है वो। तो जब मेटल यूज होता था उस टाइम पे कॉपर एंड ब्रॉन्ज होता था इन अर्ली वैदिक पीरियड। पर जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर के केस में ही आप लोगों को बताया कि ये जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज है ये कहीं ना कहीं कृष्ण अयास, which was basically the name for iron, इसके यूजेज की तरफ बढ़ गया। सी आयरन का डिस्कवरी और आयरन का यूजेज जो है वो एक वाटरशेड इवेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने मूलभूत फंडामेंटल चेंजेस लेकर आ गया इन द अप्रोच ऑफ द वैदिक एज पीपल। फ्रॉम द अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक जो ट्रांजिशन है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है अगर किस चीज का था तो वो आयरन का था। ओके, गॉट दिस पॉइंट? इसके अलावा वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरीके से जो आपका इकोनॉमी के अंदर जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम था वो चेंज हो गया। कहने का मतलब ये, पहले ट्रांजैक्शन जो था वो बार्टर सिस्टम पे हुआ करता था। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यू कैन से निशक, जो कि कॉइन का नाम है, तो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस हो पाई जिसके थ्रू की ट्रांजैक्शन जो है वो और इजी हो गया, एक यूनिफॉर्मिटी आई, एक स्टैंडर्डाइजेशन आया। आप समझो इस बात को, आज के टाइम पे सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, अक्रॉस इंडिया सेम चलते हैं। अगर एक स्टेट में अलग चलेगा दूसरे स्टेट में अलग चलेगा तो हाउ विल दे इंटरेक्ट विद ईच अदर? देयर विल बी लॉजिस्टिकल इश्यूज। नाउ व्हाट हैपेंड बेसिकली, एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस आया और सरप्लस के कारण ट्रेड आ पाया। ट्रेड जब होने लग गया तो ट्रेड होने के कारण एक कंटिन्यूटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत महसूस हुई, जो जरूरत की कॉइन्स ने पूरी की। उसके पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यू नो इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, बिकॉज बार्टर सिस्टम के अंदर दो अलग चीजों का जो वैल्यू है, वर्थ है, वो उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अर्बनाइजेशन। नाउ सी व्हाट्स द डील विद अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम ये है, 1 मिनट, हाँ, अर्बनाइजेशन के साथ इशू ये है कि अर्बनाइजेशन जो था वो ऐसा नहीं है कि I hope you all have written all this. See, now the thing is, हाँ, तो जब अर्बनाइजेशन की बात आती है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अर्बनाइजेशन है वो बेसिकली जब आप अर्ली वैदिक में है तो अर्बनाइजेशन तो उस टाइम पे खत्म हो चुका था। हड़प्पा ये सब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो चुकी थी। तो अर्बनाइजेशन के मामले में जो कंडीशन थी अर्ली वैदिक में वो सही नहीं थी। इट वॉजंट अर्बनाइज्ड सोसाइटी एट ऑल। बट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग लेटर वैदिक? लेटर वैदिक के अंदर जो प्रोटो अर्बनाइज्ड सोसाइटीज। नाउ व्हाट इज प्रोटो अर्बनाइज्ड सोसाइटी? प्रोटो अर्बनाइज्ड सोसाइटी बेसिकली मीन्स
कि अर्बनाइजेशन आने के ठीक पहले की सोसाइटी वो ट्रांजिशनल होती है, ठीक है। जैसे आप जानते हो रर्बन एरियाज, अर्बन प्लस रूरल, रर्बन एरियाज। सो बेसिकली जो रर्बन एरियाज के अंदर चल रहा था वैसा कुछ सिस्टम पाया गया था इन द लेटर वैदिक पीरियड। गॉट इट। सो इस तरह के प्रोटो अर्बनाइज सोसाइटी जो थी, प्रोटो अर्बनाइज सोसाइटी का मतलब बेसिकली हुआ कि अर्बनाइजेशन के ठीक पहले की सोसाइटी, तो वैसा कुछ सोसाइटी के अंदर पाया जा रहा था जो कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद महाजनपद काल स्टार्ट हो गया था 600 बीसी ऑनवर्ड्स, जिसे ये जो बुद्धा भी कहा जाता है, जिसके अंदर की पाटली, मगध और ऐसे बहुत 16 महाजनपद जो है उनके अंदर आपको सिटीज मिलने दिखने स्टार्ट हो गए थे। ओके, विच वॉज एन अर्बनाइज सोसाइटी। Getting it? So that was the difference between the underlying changes which happened from the early Vedic to the later Vedic. तो बेसिकली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो सारे मेजर एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है जो कि सोसाइटी और इकोनॉमी से रिलेटेड है। नाउ व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस केस ऑल्सो, जो आप कंक्लूजन लिखेंगे उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ समरी ही रहेगी पूरे की, ठीक है। लेकिन व्हाट यू कैन डू बेटर, इसमें बेटर क्या कर सकते हो आप? बेटर ये कर सकते हो कि ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को आप जोड़ सकते हो आने वाले टाइम से। ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हैं इनको आप जोड़ सकते हो टू द कमिंग टाइम्स। व्हाट इज कमिंग टाइम्स? कहने का मतलब कि इसके बाद जो महाजनपद काल आया उसके अंदर जो जिस तरह के इनोवेशंस या उसमें जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में मेंशन कर सकते हो और उसे जोड़ सकते हो आप इस अंडरलाइंग चेंजेस के साथ कि दीज अंडरलाइंग चेंजेस लेटर कल्मिनेटेड इनटू द महाजनपद काल इन विच बिग एम्पायर्स आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ मगध। ऐसे करके आप जोड़ सकते हो, नंद एम्पायर के बारे में बात कर सकते हो, साथ ही साथ जो आगे जो कंस्ट्रक्शन हुए या सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आए उनके बारे में आप यहां पर कमिंग टाइम्स के जो चेंजेस हैं उनके बारे में आप यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आई एम नॉट सेइंग इंट्रोडक्शन टू दिस क्वेश्चन बट इंट्रोडक्शन टू द कमिंग टाइम्स, इनके बारे में आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। तो इससे यह समझ में आ जाएगा कि जो नेचुरल प्रोग्रेशन है इस क्वेश्चन का, उसमें द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो अंडरलाइंग चेंजेस हैं ये आगे भी बढ़ते चले गए। ओके, तो कंक्लूजन के अंदर आप 2-3 लाइन के अंदर थोड़े से समरी देने के बाद आप कमिंग टाइम्स के बारे में, ओके, महाजनपद काल उसके बाद का जो पीरियड है उसके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देकर और अपने क्वेश्चन को आप आंसर को आप यहां पे खत्म कर सकते हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी वेरी होलिस्टिक आंसर एंड दिस कैन बी कंप्लीटेड विद इन 150 वर्ड्स एंड इट कैन फेच यू 5.5 to 6.5 marks, okay, which is a very good score in a 10 marker question. Got it? So that is all for today's session from the history part, basically GS1 part, and I hope you all are writing answers. Keep on writing answers. आंसर लिखो आप, आंसर लिखना बहुत जरूरी है और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको उस रिटन आंसर के अंदर ही नोट्स फॉर्म के अंदर आप उसको संजो के रखो, उसको आप स्ट्रक्चर में रखो ताकि रिवीजन के टाइम पे उन चीजों को आप बार बार पढ़ पाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।